हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 22 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था 1 से 5 के लिए, उसी का रिवीजन करेंगे और वो भी फटाफट रिवीजन करेंगे। चूँकि डेट निकल गया है, सीटेट का 28 तारीख से एग्ज़ाम हो रहा है, तो उससे पहले हम सोच रहे हैं कि सारे प्रीवियस ईयर को एक बार रिवीजन करा दें और इसका सभी आंसर बोर्ड के आंसर से मिलाकर ही बताया जा रहा है, तो इसलिए इसमें आंसर कोई भी गलत नहीं बताया जाएगा। तो आप लोग फटाफट इसको रिवीजन कर सकते हैं और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। तो यहाँ स्मृति बात हो रही है, तो ये तो दिमाग से संबंधित है। समस्या समाधान भी दिमाग से ही संबंधित है, तो संवेगात्मक तो नहीं होगा। दूसरा है संज्ञानात्मक, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद भी ऑप्शन हम लोग सभी पढ़ लेंगे एक बार। सामाजिक क्षेत्र ये नहीं होगा, शारीरिक क्षेत्र ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने एवं कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन नंबर 1 विकास एकायामी है, ये गलत है। विकास की दिशा शीर्षगामी है, ये भी गलत है। विकास की दिशा अधोगामी, ये ऑप्शन सही है। 4 नंबर ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। विकास का क्रम अनिश्चित है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, विकास की दिशा अधोगामी है। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का? ये गलत है। केवल वातावरण का? ये भी गलत है। विद्यालय और शिक्षा का? ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया का। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 परिवार, ये तो प्राथमिक कारक है। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे देता है। कहीं कहीं आस पड़ोस द्वितीय कारक, समकक्षी भी द्वितीय कारक हो जाता है, लेकिन यहाँ जैसा ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सोचना है, प्राथमिक कारक नहीं है। तो यहाँ पे सरकार तो किसी भी हाल में प्राथमिक कारक नहीं हो सकता है और आंसर एक ही देना है, तो इसलिए सबसे बेटर आंसर है 4 नंबर सरकार। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं, तो इसका आंसर सीधी सी बात है 1 नंबर हो जाएगा, नैतिक विकास। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो टाइम बचेंगे, और टाइम बचेंगे तो हम लोग को बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने में एग्ज़ाम में सुविधा होगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। यहाँ सीधी सी बात है, हाइंस की दुविधा, तो इसी से पता चल रहा है नैतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 6, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रहों को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के खाली स्थान चरण में है। तो जिन लोगों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा जीन पियाजे का, वो तो फटाक से इसका आंसर बता देंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको डैश डैश कहते हैं। तो जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको आत्मसातीकरण कहते हैं। यहाँ पे आत्मसातीकरण और समायोजन में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ ये नहीं कह रहा है कि समाहित करने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन कर रहा है। अगर ये होता कि समाहित करने के बाद वो अपने स्कीमा में परिवर्तन कर रहा है तो समायोजन होता, लेकिन यहाँ सिर्फ कर रहा है ऐड कर रहा है, तो आत्मसातीकरण हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को खाली स्थान कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ होता है। पहला ऑप्शन है मनोगतिशील, दूसरा ऑप्शन है मनोलैंगिक,
तीसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक, चौथा ऑप्शन है व्यवहारात्मक। तो यहाँ 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यालय को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? सीधी सी बात है, पाड़ का। इसका आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। ये तो गलत है। दूसरा है योगात्मक परीक्षण पर बल दिया जाता है। ये भी गलत है। तीसरा, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते, ये ऑप्शन सही है। अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा, ये तो बिल्कुल गलत है। और तो इस क्वेश्चन के लिए 3 नंबर ऑप्शन परफेक्ट है, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाली स्थान बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। ऑप्शन नंबर 1 है अंतर्वैयक्तिक, 2 नंबर ऑप्शन है अंतरावैयक्तिक, 3 नंबर है स्थनिक, 4 नंबर ऑप्शन है तार्किक गणितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घरों की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ लेते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए, ये गलत है। शिक्षकों को द्विभाषी उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित, ये भी गलत है। बहुभाषावाद को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये भी तो गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है। इतना ही पढ़ने से पता चल रहा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता की बात कर रहा है। बस हमको देख लेना है क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। तो एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? सीधी सी बात है, जेंडर रूढ़िवादिता को। 4 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर 1, मूल्यांकन के मानदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षकों द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, ये भी सही है। 3 कह रहा है, बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। बच्चों को कभी भी श्रेणीबद्ध नहीं करना है, ये गलत होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन गलत है। 4 नंबर कह रहा है, शिक्षण को अधिक कम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर वही होगा जिसमें 1, 2 और 4 दिया हुआ। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1 है मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण, ये तो गलत है। 2 है केवल विषय वस्तु के लिए प्रोत्साहन करना, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर 3 है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 पढ़ लेते हैं, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम, ये गलत है। इसका 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन नंबर 2 निःशक्त व्यक्ति, ये 2 ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। निःशक्त व्यक्ति, यही कानून हाल ही में पारित किया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षा केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देगा, ये तो बिल्कुल गलत है। 2 है
शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, ये भी गलत है। शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। 4 नंबर है शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषताओं का समूह प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर 1 शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। तो जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनमें ये विशेषता पाई जाती है, शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। दूसरा है सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 3 त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ये नहीं कहा जा सकता है। अगर कोई प्रतिभाशाली बालक है तो प्रतिभाशाली है तो कहा जा सकता है, बेहतर प्रदर्शन नहीं करेगा ना। तो ये तीनों ऑप्शन सही दिया हुआ है, तो इसका आंसर हम लोग ढूंढेंगे 1, 2 और 3। 3 नंबर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधितों से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना एवं पढ़ना। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है 3 आयामी नक्शे और चार्ट। 3 कह रहा है ऐसी किताबें और बोर्डों जिनको छुआ या महसूस किया जा सके। ऑप्शन नंबर 4 दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। यहाँ निगेटिव पूछ रहा है, प्रभावशाली नहीं है। तो प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना एवं पढ़ाना दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर। अधिगम अभिकथन ए शिक्षिका को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराए जाने चाहिए। सही बात है, कराई जानी चाहिए। तर्क दे रहा है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बिल्कुल होती है। और ए बी सही व्याख्या भी करते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बताती है? तो बाह्य कारक का बात कर रहा है, असफलता का कारण किसे बताती है? बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है तो असफलता का कारण बुरी किस्मत को बताएगी। योग्यता की कमी तो इंटरनल हो जाएगा, तैयारी की कमी इंटरनल हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण ये भी इंटरनल हो जाएगा। तो बाह्य रूप से यही हो जाएगा बुरी किस्मत। वो सोचेगी कि मेरा किस्मत खराब था इसीलिए ऐसा हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को समूह बनाना गलत है, ये 3 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 आकलन की विभिन्न विधि, ये सही है। तो वैसा ऑप्शन जिसमें ये तीनों हैं वो हो जाएगा आपको 3 नंबर ऑप्शन 1, 2 और 4। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहगामी अधिगम युक्ति है? पहला है ढालना, दूसरा है क्रमबद्धता, तीसरा है सामाजिक पृथक्करण और चौथा है पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है। मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिता वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की सुविधाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर 2 रचनावाद, ऑप्शन नंबर 3 स्पष्ट अनुदेशन, ऑप्शन नंबर 4 सक्रिय अनुकूलन।
इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रचनावाद। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा ढांचे में शैक्षिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कथन ए है। ये तो सही बात है। कारण है संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ये भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसके बाद हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में है शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। ऑप्शन नंबर 1 केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। नहीं, गलत बात है। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है। गलत है। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं। शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। यह भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। पहला है परासंज्ञान, बिल्कुल शामिल है। ऑप्शन नंबर 2 विश्लेषण, ये भी शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 मनन, ये भी शामिल है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें 1, 2 और 3 सभी है। इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन। अनीता जो कि 4ठी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें। नहीं, ये तो गलत बात है। इन विद्यार्थियों को दंडित करें, ये भी गलत बात है। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें, ये ऑप्शन बेस्ट है। वे पुनः चिंतन करें और सोचें कि कैसे पढ़ाया जाए कि बच्चे उकताहट महसूस नहीं करें। 4 नंबर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मान लें कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन और हम चाहेंगे कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। किसी अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारा मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है या आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इन पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है वे विद्यार्थी जो जल्दी इस कार्य को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी। चलिए इसका आंसर हम खुद बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है सीखने की गति खाली स्थान है। चाहे तो इसका भी आंसर आप लोग बता सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर 1 कर रहा है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर। ऑप्शन नंबर 2 पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर। ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारण दोनों से स्वतंत्र। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये था 22 दिसंबर का CDP का क्वेश्चन। अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। अन्यथा आपकी मर्ज़ी नहीं भी कर सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं।